अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू एपिसोड, नाम तो बताना पड़ेगा, जिसके अंदर हम ट्रू स्टोरीज और ट्रू स्ट्रगल्स लोगों की शेयर करते हैं। लोग हमें ज्वाइन करते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, रियलिटी शेयर करते हैं। तो सिट बैक, सिट टाइट एंड वॉच द न्यू एपिसोड। बगैर किसी देर के मैं बुलाता हूँ मेरे बहुत प्यारे दोस्त मारूफ सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान, आप बताएं कैसे हाल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत वबीयत सब बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। इसका मकसद यही है कि आप जैसे जितने भी लोग जो एक स्ट्रगल करके, एक रियलिटी देख के, एक एक्सपीरियंस गेन करके आज के इस पॉडकास्ट में अपना नाम बता रहे हैं और अपनी स्ट्रगल बता रहे हैं और अपने चैलेंजेस बता रहे हैं, ताकि जो आने वाले हम्म। लोग हैं, अगर वो आपकी तरह के पाथ को फॉलो कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो वो इस पॉडकास्ट से कुछ सीखें। तो ये बताएं, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये बताएं कि कैसे हैं आप और कैसा गुजर रहा है दिन आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, काफी प्रोडक्टिव गुजरा मेरा दिन। के बस लाइफ चल रही है, स्ट्रगल्स चल रही हैं। सबसे पहले तो आप बताएं, अभी आप कहाँ मौजूद हैं, कौन सी सिटी में और कौन सी कंट्री में, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल जाए कि आप कहाँ हैं। अच्छा, तो मैं हूँ एक एरिया है स्लाव। दिस इज ये आता है ग्रेटर लंदन के अंदर, ठीक है। वे- और आपको पता है ये लंदन जो है वो यूके। तो जैसे कि आप सबने सुन लिया है कि मारूफ जो है अभी जो मौजूद हैं वो यूके और सलाव में हैं। अब ये बताएं कि स्टूडेंट वीज़ा होता क्या है और इस ये किस तरह डिफर है इमिग्रेशन वीज़ा के हवाले से, और फिर उसके साथ आप हमें ये भी बताएं कि यूके आपने क्यों चूज किया और क्या चैलेंजेस आपको आए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम स्टूडेंट वीजा के ऊपर। तो स्टूडेंट वीजा जो होता है बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपनी स्टडीज को आगे परस्यू करना होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी लेवल पे, अगर आपने हाई स्कूल पढ़ना है, आपने अगर आपने जो है बैचलर्स करना है, आपने मास्टर्स करने, पीएचडी करनी, डॉक्टरेट हासिल करनी है, बट आप किसी और कंट्री जाना चाहते हैं। आपने बोला नहीं यार, मैंने अपनी कंट्री में बैचलर्स कर लिया, मुझे मास्टर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, कोई डिफरेंट कंट्री में जाना है। यूरोप है, अमेरिका है, ईस्टर्न कंट्रीज हैं, बहुत सारी पूरी दुनिया पड़ी है, ठीक है ना। तो अब वहां जाने के लिए आपको वीजा चाहिए। मगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए होता है, ठीक है। अब बाकी इमिग्रेट करने के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। स्टूडेंट वीजा जो होता है वो होता है टेम्पररी वीजा। फॉर एग्जांपल अगर आपका मास्टर्स है, आप ऐसे यूएस में जा रहे हैं, तो यूएस में मास्टर्स 2 साल का होता है। नॉर्मली हर कंट्री में 2 साल का होता है, ठीक है। तो आपको उसी ड्यूरेशन का वो उतना वीजा मिलता है, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई। बाकी डिफरेंट इमिग्रेशन कैटेगरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फॉरएवर वगैरह वगैरह। बिजनेस कैटेगरीज वो तो बहुत सारी होती है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बट मैं जो है स्टूडेंट वीजा पे मैंने ट्रैवल किया था पाकिस्तान से। अब मैं कहाँ गया था? मैं आया हूँ यूके। यूके आने की क्या वजह बनी, यही बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल यही था आगे कि किस चीज ने आपको मोटिवेट किया यूके जाने? बिल्कुल, एक तो सबसे आई थिंक ऑब्वियस रीजन है, जो आई थिंक 99% के लिए सेम होगा। वो ओके। ये है कि उनकी कंट्री के जो इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती हैं, उनके जो हालात होते हैं, आई बिलीव वो इंसान को मोटिवेट करते हैं, जस्ट टू स्टेप आउट ऑफ द कंट्री, टू इमिग्रेट टू सम अदर कंट्री, फॉर अ बेटर फ्यूचर। सो आई बिलीव ये होता है। फिर अब आपने ट्रैवल तो करना है, स्टूडेंट वीजा पे जाना है। अब आपने तो कौन से जाएं, आप कौन से मुल्क जाएं? आप अमेरिका जाएं, आप यूरोप जाएं, आप यूके जाएं, आप ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जापान, चाइना, मलेशिया, आप यहाँ जाएं, कहाँ जाएं? तो वो फिर एक बहुत बड़ा एक एक सवाल, वो भी एक स्ट्रगल है, जस्ट टू फाइंड द राइट कंट्री टू इमिग्रेट। क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपको पैसे खर्च करने हैं, आपने कल्चर भी देखना है, आपने बैकग्राउंड भी देखना है, आपने वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखनी है। लेकिन आपने एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रहा हूँ।
मेरे हिसाब से क्या ये बजटिंग पे डिपेंड नहीं करता? मिसाल के तौर पे किसी के पास $20,000 हैं, किसी के पास 30 हैं, किसी के पास 15 हैं। आई थिंक बेस्ड ऑन द बजट आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रह जाते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल बजट इज वेरी क्रूशियल, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आई थिंक सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर ही आई थिंक बजट ही है। हुँ, तो मगर बजट में भी फिर ये आपकी फिर लिस्ट ऑब्वियसली आपका जो कहते हैं होराइजन होता है, होराइजन क्या है एक तरह से, या आपकी जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज होती हैं चॉइसेस वो बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि पर्सनल, तो मेरे पास बजट डिसेंट था, बहुत ज्यादा भी नहीं था मगर बहुत कम भी नहीं था। तो मेरे लिए कम बजट में जाना भी पॉसिबल था। फॉर एग्जांपल यूरोप, जर्मनी जाना मेरे लिए बहुत पॉसिबल था। इटली है, फ्रांस है, पूरा यूरोप बड़ा कहते हैं भरा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे मास्टर्स लेवल पे एजुकेशन फ्री है। तो फिर वहाँ यूके पे क्यों? जो हमारा यूके, सवाल था, हम अच्छा, सवाल पे पॉइंट वापस बिल्कुल। आ जाते हैं कि अब मेरे लिए क्योंकि मेरी ऑब्वियसली अब एक एज हो चुकी है अराउंड आपको 29 अब का। इतनी भी एज नहीं है आपकी। बिल्कुल नहीं है, बट ये कि लर्निंग के हिसाब से यहाँ पे जो एज है ना ये रिस्ट्रिक्ट करती है इंसान को, अच्छा, क्योंकि मतलब आप दिमागी एज की बात कर रहे हैं। दिमागी एज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए इस लेवल में आके जर्मन सीखना, क्योंकि सिर्फ मैंने पढ़ाई तो नहीं करनी, वहाँ पढ़ाई तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होती है, आपका आइल्स इंग्लिश में होता है, बट पढ़ाई तो कुछ घंटे की होगी ना। अब पूरे जो 24 घंटे हैं उसमें अगर मैं बहुत ज्यादा सो भी लूं मैं, तो मैंने काम भी करना है, मैंने थोड़े एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। अब वो एक्सपेंसेस निकालेंगे, जॉब करनी पड़ेगी, जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, एरिया में जॉब वगैरह जो भी है। तो अब मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती वहाँ की। किसी भी मैं आपके व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, ये किसी भी ये अज़ल से चलता आ रहा है फ्रॉम द स्टार्ट, कि कोई भी सोसाइटी जो होती है वो उसका जो कल्चर डेवलप होता है वो सबसे पहला पॉइंट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर एनी कल्चर। तो उसका मेन, अगर मुझे लैंग्वेज आते हुए प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी, सो हाउ विल आई वर्क? मैं हसल कैसे करूंगा, मैं ग्राइंड कैसे करूंगा, क्योंकि वो मुझे बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैंने बोला नहीं यार, इंग्लिश इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर मी, मैं इंग्लिश डिसेंट बोलता हूँ, मैंने इंग्लिश एनवायरनमेंट में काम भी किया है, अच्छी कंपनीज में काम किया, मल्टीनेशनल्स में काम किया है, तो वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्यों ना मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करूँ, ज्यादा पैसा खर्च करके एक ऐसी जगह जाऊं जहाँ के कल्चर को मैं जानता हूँ, जहाँ के कल्चर को मैं समझता हूँ, नॉट जस्ट देयर कल्चर बट देयर लैंग्वेज एज वेल। उससे मुझे थोड़ी सी कमांड हासिल है, क्यों ना मैं उसको परस्यू करूँ, बजाय कि मैं सीख रहा हूँ डुओलिंगो खोल के बैठा हूँ 4-4 घंटे, और फिर वो ऐसी इटालियन और ये सब वो सब। हाँ ठीक है, एज अ टूरिस्ट आप सीख सकते हैं, अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हैं घूमने फिरने, अगर आप शॉर्ट टर्म वीजा पे गए हैं जस्ट फॉर जस्ट टू एंजॉय, आप 2-3 महीने के लिए चले गए, then that's fine to learn basic language where you can order a cup of coffee, where you can greet people. But to work, to struggle, to grind, I think for that, language is really important. That's why मैंने यूके का इंतखाब किया। मगर फिर इसमें एक और सवाल भी आई थिंक यहाँ बनता है लोगों का कि यार यूके भी है ठीक है, बट अमेरिका भी इंग्लिश कंट्री है, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है। तो फिर अब उसी पॉइंट पे आते हैं कि यूके का सवाल, मैं यूके क्यों आया, तो ये बात है 2020 की। हुँ, कोविड जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट समझ लें एंडिंग पे था। और अब पैसे भी आ गए थे कि यार अब जाना मास्टर्स के लिए कौन सी कंट्री जाया जाए। तो ऑब्वियसली फिर आप लिस्ट डाउन, मैं लिस्ट शॉर्ट करता गया, शॉर्ट लिस्ट की कंट्रीज मैंने, ये मेरी 4 कंट्रीज हैं, इस पे जाना है मैंने। पहले पे तो यूएस था, बट यूएस का आपको सभी को पता है कि उसका जो स्टार्टिंग ही होती है कि आप इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है वीजा से, उसपे एडमिशन आ जाता है आपका, एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एडमिशन मेरा आ चुका था अटलांटिक स्टेट यूनिवर्सिटी से काफी पहले भी, बट ये है कि ऑब्वियसली जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, वो आपका पहले सिलेक्शन इंटरव्यू में आपको जज कर लेती है एम्बेसी, एंड द इंटरव्यू लास्ट अबाउट 2 minutes max. In those 2 minutes they will judge you that are you eligible for the student visa or not. That's the F1 हुँ। visa. अब इतने आप इतने शॉर्ट उसमें आप बता रहे हैं कि exactly, they just ask you a couple of questions. How are हुँ, you? What do you do? What are your goals? हुँ, हुँ। What are your intentions? Why did you choose this university? कुछ इस तरह के कहते हैं जेनेरिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं। उस आपके आंसर की बेस पे वो जज करते हैं कि जो वीजा ऑफिसर होता है आपकी कंट्री में, जो यूएस का होता है,
they judge you and they decide whether to grant him or her the visa or not. तो आपने ऑलरेडी डिपॉजिट भी दिया हुआ होता है पहले, जो $2000 का मिनिमम होता है, जो I-20 के लिए आपको मंगवाना पड़ता है। यूएस पे वीज़ा की वजह से क्योंकि काफ़ी चांसेस कम होते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, उस ज़माने में जब कोविड का समझ लें टुवर्ड्स एंडिंग था, तो को ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स बंद थे, तो ऑस्ट्रेलिया तो निकल ही गया। फिर आता है कनाडा, कनाडा के वीज़ा एप्लीकेशंस बहुत रिजेक्ट हो रही थी और वीज़ा रेशियो बहुत खराब था। और मेरे पास बजट भी था, तो फिर सॉरी, आई मैं एम कटिंग यू यूके हियर। एक सवाल मेरे ज़हन में अभी आया है कि डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस, अगर ये नहीं होते तो आप कोई दूसरी कंट्री कंसिडर कर सकते थे? मेरी पहली चॉइस नहीं होती यूके, इट वुड बी सेकंड और थर्ड चॉइस। फर्स्ट परफेक्ट। चॉइस मेरी यूएस ही होती। वो कहते हैं कि भाई जो होता है वो फिर अच्छे के लिए होता है। डेफिनेटली। आप कितना ही मान रखते हैं इस बात? मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात पे काफी हद तक। क्योंकि ये चीज है कि एक होते हैं आपके प्लान्स, फिर एक होते हैं ऊपर वाले के प्लान्स। वो अपना चेस गेम चला रहा है और आपको नहीं पता, तो एट द एंड ऑफ द डे ही नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, सो या एग्जैक्टली। कौन अपने कोर्स के बारे में बताएं कि आपने कौन सा कोर्स जो है वो डिसाइड किया, क्यों किया, और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ? ठीक है। तो ये है कि जब मास्टर्स के प्रोग्राम की बात है कि मैं कौन सा प्रोग्राम चूज करूं, तो हम्म। उस वक्त जो है 2020 2021 में डेटा साइंस काफी पॉपुलर था। हम्म। क्योंकि फ्रॉम द लेट 2010 वो काफी एक उसको रूज मिल रहा था कि डेटा साइंस की तरफ लोग काफी आ रहे हैं। तो एक बड़ी इमर्जिंग फील्ड थी और इसमें जो है यूनिवर्सिटीज डिग्रीज दे इसमें स्पेशलाइजेशन दे रही थी। तो मेरा था कि नहीं यार, कि डेटा एनालिसिस डेटा साइंस की तरफ जाया जाए और इसको परस्यू किया जाए क्योंकि इसकी अच्छी जॉब मार्केट है। तो मैंने फिर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की जो मेरे बजट के अंदर भी थी और वो जो है प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स भी काफी लीनियंट थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एंग्लिया रस्किन मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां से मैंने मास्टर्स किया है। ये यूके में टॉप 40 यूनिवर्सिटीज में आती है एंड टॉप 300 इन द वर्ल्ड आती है। तो इसकी रैंकिंग भी काफी डिसेंट है और ये है कि पढ़ाई भी इसकी काफी कहते हैं कदरे बेहतर है, बहुत बहुत अच्छी भी नहीं है, लाइक मैं ऑक्सफोर्ड लेवल की बात करूं, मगर बहुत बुरी भी नहीं है कि हम बोले यार कि मैं कहाँ कौन सी जगह में आ गया क्या पढ़ा। तो बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ की, डिसेंट है, काफी अच्छा कल्चर था, काफी अच्छा मैनेजमेंट थी इनकी। तो मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर वो एक बजट फ्रेंडली और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे हैं तो एंग्लियर रस्किन को जरूर कंसिडर। परफेक्ट। अब यहाँ से एक सवाल जो निकल, जैसे आपने अभी एक बीच में बताते हुए एक सेंटेंस यूज किया कि भाई बजट फ्रेंडली है यूनिवर्सिटी, तो साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान से लेकर और यूनिवर्सिटी तक आने में कितने पैसे आपके लग गए और कितने अमूमन लग जाते हैं, और दूसरा में आप ये भी बताएं कि कितना टाइम का कोर्स पीरियड होता है और उसमें कितना खर्चा आपके पास होना चाहिए और कितना आप निकाल लेते हैं, ये इसके बारे में कुछ बताएं। जरूर, ये सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट सवाल यही है। यस। अ, इसमें ये है कि देखिए, मैं थोड़ा सा पाउंड से बात करूंगा क्योंकि रुपीज में बात करने में थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि वो माइंड सेट नहीं होता प्रॉपर। वैसे भी तो मेरे रुपीस जो रह ही नहीं रहे एक भी दिन, तो वो कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो बेहतर है कभी आप। ऊपर कभी नीचे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये है कि मेरा कोर्स जो था वो, ये बात है 2021 की, ठीक है ना, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2022 में मेरा एडमिशन आया था, तो उस क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, तो उस वक्त जो थी मेरे कोर्स की फीस थी वो थी 13,500 पाउंड, ठीक है। ये थी आफ्टर स्कॉलरशिप, वैसे कोर्स मेरा 15,000 पाउंड का था, ठीक है ना। सॉरी 15,500 पाउंड का मेरा कोर्स था। तो 2,000 पाउंड की मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो मुझे टोटल आखिर में पड़ गया था 13,500, ठीक है। इसमें जो है 60% जो फीस होती है वो आपने पाकिस्तान से देनी होती है, या आपकी जो होम कंट्री है, इंडिया है पाकिस्तान में जो भी है, आपने वहां पे एनरोलमेंट से पहले पहले देनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यूके में मास्टर्स 1 साल का होता है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि अभी जैसे कि नॉर्मली कंट्रीज में 2 साल का होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बट यूके में अच्छी बात यह है कि 1 साल में ही आपको वाइंड अप कर देते हैं, आपके ज्यादातर लंबा नहीं खींचते ये। तो बोलते हैं भाई फारिग करो, 1 साल में कोर कोर्सेज पढ़ाया, आपको प्रॉपर क्लासेस दी, चल मेरा भाई।
एंड फिर आपका जो है, हाँ, ये होता है कि 2 साल का मास्टर्स भी होता है। वो क्या होता है? 1 साल की थ्योरी, फिर 1 साल की प्लेसमेंट, वो ऑप्शनल होता है। अगर आपने प्लेसमेंट लेनी है, तो आप ले लें, वरना ना लें। मैंने नहीं ली। उसका अगर प्लेसमेंट आके प्लेसमेंट को भी थोड़ा-सा आप डिफाइन कर दें। प्लेसमेंट ये होता है कि आपको किसी भी ड्यूरिंग जो सेकंड ईयर, जब आपका सेकंड ईयर स्टार्ट होता है, पढ़ाई हुँ, आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपने डिसर्टेशन अब जमा करा दी, ठीक है? अब हुँ, आपको किसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो इंटर्नशिप हो सकती है, नॉर्मली इंटर्नशिप्स ही होती है ऑब्वियसली। प्रॉपर जॉब तो आपको कोई देगा नहीं। आपको लिमिटेड आवर्स अलाउ होते हैं, 20 घंटे, तो 20 घंटे की आपको जॉब मिलेगी पर वीक के हिसाब से ना। तो वो इंटर्नशिप कर लिया आपने, एक्सपीरियंस गेन कर लिया। और फिर वो जो उसकी जो कहते हैं क्रेडिट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो आपके डिग्री में शामिल हो जाते हैं। तो आपको और एक अच्छा जब आप ग्रेजुएट होते हैं, तो आपको उस पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं यार, कि इसने ड्यूरिंग देयर कोर्स इन्होंने एक्सपीरियंस भी हासिल किया इन द रेलेवेंट फील्ड। तो प्लेसमेंट के एक्स्ट्रा चार्ज पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपका उस रिलेटेड एक्सपीरियंस है फ्रॉम योर बैक होम कंट्री, देन देयर इज नो नीड फॉर इट। तो उसका नुकसान भी नहीं है, मगर ज्यादा फायदा भी नहीं है। बहरहाल, तो अब हम बजट पे आते हैं। तो एक तो आपकी कोर्स हो गया, ठीक है ना? ये मेरी फीस थी। फिर ऑब्वियसली टिकट, ऑब्वियसली रिलेटिव। उस वक्त जब मैं पाकिस्तान से उड़ा था, तो तो खर्चा था तकरीबन 2.5 लाख, जो है वो मेरा टिकट आया था। वीजा, इंश्योरेंस भी आपने देनी होती है। इंश्योरेंस भी तकरीबन होती है 1000 पाउंड, ठीक है ना? 1000 पाउंड हुँ, आपकी इंश्योरेंस होती है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने इंश्योरेंस पाकिस्तान से देनी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं आप? जी, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जो कि आपने जब आप वीज़ा फ़ाइल कर रहे होते हैं, उसकी जो वीज़ा फ़ीस भी होती है, वो भी तकरीबन 400 पाउंड। अब तो वैसे बढ़ चुकी है फ़ीसेस, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने अपने जो बैकलॉगिंग, फाइनेंशियल बैकलॉग पूरा करने के लिए टैक्सेस नहीं बढ़ाए, इन्होंने वीज़ा फ़ीसेस बढ़ा दी। तो ये बाहर के लोगों से कमाएँगे, अपने लोगों पे भी बोझ इन्होंने कम डाला है। तो बहरहाल, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, और आपने 2 साल की, सॉरी 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस, और आपने 1 साल की वीज़ा फ़ीस देनी है। एक तो ये खर्चा हो गया, आपके 3 बड़े खर्चे हो गए। और फिर अब आते हैं चौथे खर्चे पे, जो कि है आप अपनी कंट्री से लेकर आएँगे। अब ये डिपेंड करता है कि कितने लाने चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा एक डिसेंट अमाउंट, जॉब की मार्केट को, करंट जॉब मार्केट को देखते हुए, यूके की, आप एट लीस्ट 2000 पाउंड्स लेकर आएँ अपने साथ, कैश, ठीक है ना? या अगर आपके पास अरेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपने, वहीं से अगर आप कोई जानने वाला है, आपने अरेंज करवा लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको वहाँ पाकिस्तान से दे देता हूँ आपको, और वहाँ आगे आप मुझे दे दें, जो भी एक हिसाब किताब है। बट 2000 पाउंड्स एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे रेंट आपको पड़ जाता है 4 to 500 इन अ बॉक्स रूम। मैं एक बॉक्स रूम में रहता हूँ, तो मुझे 500 पाउंड्स पड़ता है वो, जो कि मेरी अपनी स्पेस है। आई कैन नॉट लिव विद इन शेयरिंग, मेरी आदत नहीं है। बट मेनी पीपल प्रेफर, तो वो आपको 250 300 पाउंड शेयरिंग पे भी रूम मिल जाते हैं आपको, डबल रूम, जिसमें 2 से 3 लोग रह लेते हैं। तो अच्छा, ये बात कर रहा हूँ मैं लंदन एंड नियर लंदन की। लंदन से बाहर जो दूसरे शहर है, वो रिलेटिवली काफी सस्ते हैं इसके मुकाबले में, वो उस पे भी हम अभी आएंगे। तो आप एटलीस्ट 2000 पाउंड रखें, क्योंकि जॉब आते ही नहीं लगी, या आपको भी एनआई लेना पड़ेगा, आपको बीआरपी आता है, उसमें करते करते महीना निकल जाता है आपका, और फिर उसके बाद भी आपको जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप अपना 2 महीने का, 3 महीने का खर्चा आराम से माइंड में रखे हैं कि नहीं यार, ये मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी भी जाना होगा, आपने ट्रेन के एक्सपेंसेस हैं, आपके आपके बस के एक्सपेंसेस हैं, आप खाना पीना भी करेंगे, दिन में कॉफी तो पियेंगे आप बाहर जाएंगे तो, कुछ भूखे तो नहीं जाएंगे ना यार आप, बिल्कुल। तो आप माइंड में आप रखें एक बात को। तो ये है कि मेरा उस वक्त, जब मैं रुपीज में अगर बात करूं 2022 में, तो मेरा अराउंड 30 lakhs पाकिस्तानी मेरा खर्च हो गया था, ऑल एंड ऑल। काफी बड़ी अमाउंट है। तो मेरा हर चीज मिला के मेरा हो गया था। तो उस वक्त के पाउंड के हिसाब से आप देख लें, उस वक्त पाउंड बहुत कम था। मैं देख रहा हूँ जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी इसमें वो आइल्स है, तो क्या आपने आइल्स नहीं दिया था? नहीं, आयल्स बिल्कुल दिया था। आयल्स उसके इसके बारे में भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल। बताएँ कि आपने जी, आइल्स कैसे दिया और कहाँ से दिया? उसको थोड़ा-सा आप जल्दी से हमें भी बता दें ज़रा। बिल्कुल। ऑब्वियसली स्टूडेंट वीजा के लिए आपको एकेडमिक आइल्स चाहिए होता है, नॉट जनरल। एकेडमिक आइल्स आप देते, मैंने कराची कराची से दिया था। वो हुँ, दिया था मैंने एईओ से, ठीक है। वो ग्रेट। भी मुझे अराउंड 40,000 का पड़ गया था, बैक इन 2022, अर्ली 2022। तो उस वक्त के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आइल्स वेरी इंपॉर्टेंट थे कि आपको मिनिमम 6 बैंड चाहिए होते हैं, मिनिमम। एवरेज
नॉट लेस देन 5.5 इन ईच। तो बट ये है कि ज्यादा अच्छा आइल्स देंगे आपके ज्यादा अच्छे चांसेस है। और भी ऑप्शंस होते हैं, पीटी है, पता नहीं कौन कौन से हैं, पीएसएन है, बट आइल्स इज द बेस्ट। आप आइल्स दें, यू आर गुड फॉर लाइफ। परफेक्ट। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि फ्रॉम ए टू जी इन द एप्लीकेशन प्रोसेस, कौन सा ऐसा एक पीक टाइम होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा इशू आया था, वो आया था बैंक से फिर मेंटेन करने में। क्योंकि फीस तो जमा हो गई थी मेरी, मैंने अबाउट 60% फीस पाकिस्तान से पे कर दी थी ड्यूरिंग मेरे एप्लीकेशन टाइम, जब मुझे कैश मंगाना था। जैसे कि अमेरिका में यूनिवर्सिटीज के लिए आपको चाहिए होता है I-20, तो यहाँ पे होता है कैश लेटर। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर होता है, तो वो यूनिवर्सिटी इशू करती है। उसको इशू करने से पहले वो फीस मांगती है, भाई थोड़े से में डिपॉजिट दो, कि दैट यू आर अ सीरियस पर्सन, हम आपको कैश दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली लाइक हाफ वीजा, ठीक है ना। तो वो आपने जमा करानी होती है। अब जमा कराने के बाद आपने फंड्स भी शो करने होते हैं कि आपके पास भाई यहाँ पे आगे खर्चे के लिए पैसे हैं आपके पास, आप जो रेंट है, आपके ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस है, उसके पैसा आपके पास पाकिस्तान में होने चाहिए कि भाई या होम कंट्री में होने चाहिए। तो वो उसको मेंटेन करने में थोड़ा सा इशू आया था। वरना बाकी हाँ, एक और इशू आता है बड़ा, जो आजकल लोग बहुत फेस कर रहे हैं ड्यू टू द बैड पॉलिटिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, एंड हम्म। दैट इज वीजा टाइमलाइंस। वीजा ऑफिसेस में जाते हैं आप, जैसे कि पाकिस्तान में जेरीज है, यस। जेरीज में जाते हैं, अब आपने वीजा, आपको अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट लेने की बहुत लंबी टाइम है, बहुत सीट्स नहीं मिलती हैं आपको, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन चली जाती है, वो एप्लीकेशन देर देर से आ रही है। इवन के जब मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, तो नई नई चीज आई थी, प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट, कि आप एक्स्ट्रा पैसे दें और आपका जवाब 3 दिन में आ जाएगा। जिसके 5,000, सॉरी 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा लग रहे थे, मगर वो लोग देने के लिए तैयार हो गए थे। अब तो वो भी 2-2 हफ्ते पे चला गया, प्रायोरिटी वीजा भी, मतलब इतना बैकलॉग जमा हो गया। तो मुझे इस पे थोड़ा सा अब लोगों को इशू आ रहा है, मुझे नहीं आया था इशू, बट अब मैं जो फेस कर रहा, जो सुनने में आ रहा है कि लोगों को वीजा बहुत देर देर से मिल रहे हैं। और क्योंकि एक तो हमारी हम बहुत देर से काम करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन हम नंबर 1 है। तो हम सबसे एग्जैक्टली। एंड में याद आती है हमें। हमारी वो मिसाल है, यहाँ पे मैं एक बात में इजाफा कर दूं, हमारी वो मिसाल है कि अगर हम रेस में अकेले भी भागें तब भी हम दूसरे में भी आएंगे। ऐसे ही है। खैर, हम उम्मीद कर बिल्कुल। सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस, ये चैलेंजेस आपको आए एंड आपने इन सबको पार किया। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, आप उनको फेस करें और उनको ओवरकम करें। एट दी एंड सब ठीक हो ही जाता है। मारूफ, ये बताएं कि एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, पैसे जमा हो गए, आइल्स भी हो गया, अब आप पहुंच गए यूके। जब आप यूके पहुंचे हैं तो पहला इंप्रेशन आपका क्या था और आपने अकोमोडेशन किस तरह फाइंड की? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले अकोमोडेशन की बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत लकी मैं अपने आप को मानता हूँ, और क्योंकि दुआएं हैं मेरे साथ लोगों की, वालिदैन की खास तौर पे, तो मुझे अकोमोडेशन का बिल्कुल इशू नहीं हुआ। क्योंकि मेरे यहाँ पे एक मेरे खालू के जाने वाले हैं, उन्होंने, नुमान भाई, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और मुझे रखा, और अपने पूरी अरेंजमेंट करवाई मेरी अकोमोडेशन। ऑब्वियसली अकोमोडेशन फ्री नहीं होती है, तो ऑब्वियसली आपको पैसे देने पड़ते हैं। पर देन अगेन अकोमोडेशन मिलना इज़ वेरी क्रूशियल, और अच्छे लोग मिलना आपको, भाई, ये क्योंकि यही हर यही यही मेरा सवाल का असल में रियल मकसद है कि चले, आपके केस में तो आपने बताया कि आप लकी रहे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन जो एक जर्नल, जो हमारी आवाम है या जर्नल लोग हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक ऐसी बात करना चाहेंगे बिल्कुल, कि अकोमोडेशन के आप हवाले यहाँ पे आने से पहले जैसे आपको कैश लेटर मिल जाए, आपकी अपॉइंटमेंट आपकी जमा हो गई। अब आपने जेरीज़ में वीज़ा फाइल कर दिया और आपका अपॉइंटमेंट हो गई। तो आपने सबसे पहले स्पेयर रूम, एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड करें, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, और आप अपनी यूनिवर्सिटी के आस-पास की अकोमोडेशन तलाश करें, ठीक है ना? आप फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनमें जाएँ, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, उनमें जाएँ, बात करें, लोगों से कनेक्ट करें। एल्यूमिनाइज़ को मैंने भी यही किया था कि मैंने, जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, मैंने उनके एल्यूमिनाइज़ में गया, फेसबुक से तलाश किया मैंने एक दोस्त को, और मेरा एक और दोस्त है मेरी यूनी का, ज़ारिक, मैंने उससे बात की कि भाई यूनी का नहीं, इस यूनी का नहीं है, बट मेरी यूनी के करीब रहता है, तो उसने मुझे काफ़ी गाइड किया।
तो आपको जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपने उनसे कनेक्ट होना है। वो आपको बताएँगे कि को अकोमोडेशन कहाँ मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और हर कोई वो अफ़ोर्ड कर भी नहीं सकता। ऑल्दो आपने पैसे शो कराने होते हैं, आपके होते भी हैं, बट यू डोंट स्पेंड दैट मनी। यू हैव टू गो फॉर समथिंग चीपर। ये आप लोगों के साथ रहते हैं, जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने कोई 1 या 2 रूम खाली होते हैं उनके पास, तो उनको अलाउ होता है कि टू गिव दोज़ रूम्स आउट टू रेंट टू स्टूडेंट्स मोस्टली, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे कनेक्ट करें, स्पेयर रूम की बहुत अच्छी ऐप है। वहाँ पे आपसे पोस्ट कोड लिखें और आपने अपने बजट के हिसाब से आप उसमें रूम आप शेयरिंग की भी ले सकते हैं उसमें रूम, और उसपे आप जो इसकी है सॉरी मैं आई एम कटिंग यू ऑफ एट दिस मोमेंट। इसके आप हमें प्राइस भी बताते हुए चल रहे हैं कि शेयरिंग में और सिंगल रूम में और किस तरह की प्राइसिंग वहाँ चल रही है। अच्छा, तो मैं रहता हूँ लंदन, ग्रेटर लंदन में रहता हूँ मैं, तो लंदन इज़ क्वाइट द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द होल ऑफ यूके। हम्म। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली अब लंदन में भी पार्ट्स हैं। अगर आप सेंट्रल लंदन में रहेंगे तो आप भूल जाएँ। अगर आप थोड़े से मीडियोकर बैकग्राउंड से आते हैं या मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, तो सेंट्रल लंदन भूल जाएँ आप। सेंट्रल लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे जो सिंगल रूम भी है, वो आपको 300 400 पाउंड्स पर वीक पे भी मिल सकता है। दैट्स समथिंग आउट ऑफ द यू नो क्वेश्चन फॉर मी। बट अगर आप आउटस्कर्ट्स की बात करें, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, तो इसमें आपको 500 तक का रूम इजीली मिल जाता है आपको, ठीक है ना? इट्स इट्स आल्सो एक्सपेंसिव, बट दैट अगेन मीन्स कि आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है। आप शेयरिंग पे आते हैं तो आपको 250 300 तक का इजीली रूम मिल जाता है इन शेयरिंग। एक अच्छा बड़ा रूम मिल जाता है जिसमें 2 लोग साथ रहते हैं आपके, ठीक है? अब लंदन नहीं, अब हर कोई लंदन में तो नहीं रहता। आप लंदन से बाहर अगर रहते हैं, अब बड़ी सिटीज़ की बात करें, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, शेफील्ड, लेस्टर, वो जो ऊपर की जो आपकी जो नॉर्दर्न सिटीज़ है, वहाँ पे रेंट चीपर है, क्योंकि हम्म। लाइफ वहाँ पे अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू लंदन, क्योंकि वहाँ पे वो चीपर है। तो वहाँ पे आपको इज़िली 350 400 में अच्छा डिसेंट डिसेंट रूम मिल जाएगा आपको। समझ लें आपको वो 30% आपको चीपर, आपको अकोमोडेशन आपको 30 टू 40% चीपर मिल जाएगी आउटसाइड लंदन। तो आपका पहला जो एक्सप्रेशन था वो यूके को लेके, वो उसके बारे में बताएं हमें। बिल्कुल, यूके जब मैं अच्छा इत्तेफ़ाक से मैंने ज़िंदगी में पहली बार ट्रैवल किया पाकिस्तान से, और मैंने पहली बार ही लंदन में मैं इमिग्रेट किया। राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैं आया, और सबसे पहले जो मेरा इम्प्रेशन था वो था हवा का। मैं कराची से हमारा ताल्लुक है, और कराची की हवा और लंदन की हवा में ज़मीन आसमान है। मैं बोलूँ ये कैसी हवा है? मैं नारायण कगार में आ गया हूँ? क्या मैं ऊपर नॉर्थन एरिया चला गया हूँ? साफ हवा। साथ ही साथ मुझे अब ये भी बताएं, ये जो कहा जाता है कि लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियों का भरोसा नहीं है, क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है। मैं इस पे 100% एग्री करता हूँ। सही है। लंदन के आउटस्कर्ट्स में भी वही सेम रूल बाहर ही अप्लाई होता है। तो हवा आपको जो है वो फ्रेश लगी। फ्रेश लगी, लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे, बहुत ख़्याल रखते हैं आपका यहाँ पे हर कोई। यहाँ पे हर कोई आपको थैंक्स करेगा, चीयर्स मेई, थैंक यू, बाय, और मतलब बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं आपसे यहाँ लोग। मतलब वो सोशल लाइफ़ को बड़ा लोगों ने यहाँ के पकड़ के रखा, और जो बाहर से भी लोग आते हैं ना, वो भी उसमें उनके रंग में रंग जाते हैं। फिर हमें भी वही आदत हो जाती है, हम हाँ, भी थैंक यू ये करते सवाल हैं। अभी मैं आपसे करने वाला हूँ कि कल्चर को किस तरह आपने अडॉप्ट किया, और ये भी हम मैं सवाल एक सवाल के बाद करूँगा। उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि भई लोग अच्छे हैं, सोशलाइज़िंग बहुत अच्छी है, और उस हवाले से बताएँ कि आपने फिर होम सिकनेस को किस तरह हैंडल किया? क्योंकि काफ़ी लोगों का ये एक बड़ा चैलेंज मैंने देखा ज़िंदगी में रहा है और होता भी है कि एक जब वो बाहर आ जाते हैं इतनी चैलेंजेस के बाद, फिर एक नया चैलेंज जो सामने आता है वो होम सिकनेस का आता है, फैमिली का आता है, दोस्तों का आता है। तो वो आपने कैसे बैलेंस किया उस चीज़ को? होम सिकनेस मुझे शुरू में तो नहीं हुई, बट एक वक़्त के बाद मुझे होना स्टार्ट हो गई यार। मैंने बोला यार कि शुरू में बड़ा तगड़ा था, नहीं यार नहीं होगी मुझे, बट हुँ, वो हुँ। यार लग जाती है। सलमान के घर वाले याद आते हैं आपको, आपको आपके भाई याद आते हैं आपको, आपको अपना कल्चर याद आता है। हम जो गोल लेकर चले ना, आप, मैं, हम सारे मेरे साथ पता नहीं कितने लाखों लोग जो लड़के-लड़कियाँ जो गोल लेके चले, वो आपको भूलना पड़ता है आपको।
आपको ये आपका जो गोल है ना उसको पहुंचने के लिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए आपको होम सिकनेस ये सारी ये वनरेबिलिटीज जो है ना ये आपको हुँ, दूर करनी होंगी। तो आपने मुझे आपने कैसे ओवरकम की ये बताएँ? मैंने किस तरह ओवरकम किया आप मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ आसपास के लोगों में रहता हूँ वो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली है। वो उन्होंने मुझे साथ रखा, मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे आना-जाना, ये वो, खाना-पीना, तो मुझे फैमिली का एहसास ही नहीं होता। तो और आप अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट में रहें, बातचीत करें उनसे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद आप कॉन्टैक्ट करें, वीडियो कॉल्स करें, आपको याद नहीं है। आपको याद थोड़ी सी कम आएगी। बट ये है कि आपने आस-पास की कम्युनिटी में अगर आपको होम सिकनेस का इश्यू है, तो अपने आस-पास की कम्युनिटी में रहें। यहाँ पे तो उसका इश्यू ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके एंड से भी एक रोल होना चाहिए कि आपके अंदर भी ये सोशलाइजिंग स्किल नहीं है तो आप उसको डेवलप कर लें और ये कि सोशलाइजिंग के थ्रू आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपने कमरे में बैठे रहेंगे तो इसको वो तो पॉसिबल फिर तो आप बाकी यहाँ पे लोग होते हैं जो होम सिकनेस का इश्यू हो जाता है। जो थोड़े से ज़रा जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। आप यहाँ मस्जिद है, यहाँ पे हर जगह है, मस्जिद में जाएँ, हुँ, आप यहाँ पार्क्स में जाएँ, यहाँ पे आप सोशल इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, यहाँ पे इस्लामिक सर्कल्स होते हैं, आप उनको जॉइन करें। अगर आप इस्लाम रिलीजन से या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक है आपका, उनकी एक्टिविटीज़ में जाएँ, तो आपको काफ़ी एक अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे यूके में जो बड़ी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो इंडियन पाकिस्तानी बहुत है यहाँ पे। तो यू विल नेवर फील होमसिक। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि किस तरह मैनेज किया आपने यूनिवर्सिटी को और जॉब के बारे में भी बताएँ कि कितने आवर्स अलाउ हैं काम करने एज़ अ स्टूडेंट इन यूके? फाइनेंस को किस तरह आपने जो है वो मैनेज किया एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट? अच्छा, तो मैं जो मेरी मेरी रिहाइश हमेशा से slough में रही है, ठीक है ना? व्हिच इज़ राइट। नेक्स्ट टू लंदन, नेक्स्ट टू हीथ्रो एयरपोर्ट। बट मेरा जो कैंपस था, वो था कैम्ब्रिज सिटी में। तो हुँ, हुँ। वो मुझे मेरे हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती थी। मेरा जो ट्रैवल होता था ट्रेन में, वो तकरीबन ढाई घंटे का होता था, ठीक है? नो वे! दो ढाई घंटे जाना, ढाई घंटे आना। मज़ा आता था शुरू में बट एक एंड में लगता था यार कौन जाएगा यार? बट ये है कि आपको आदत हो जाती है। आप बोलते हैं यार हफ्ते में 2 दिन जाना है, कौन-सा हर वक़्त जाना है? तो ठीक है। तो अब बात आती है एक्सपेंसेस की, तो आप पे देखिए एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं आपके, ठीक है ना? अगर आप लंदन में रह रहे हैं या नियर टू लंदन भी रह रहे हैं, तो आपके एक्सपेंसेस अराउंड 800 टू 900 आ जाते हैं आपके एक्सपेंसेस, ठीक है ना? रेंट प्लस आपके खाना-पीना, फ़ोन बिल और ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। आउटसाइड लंदन बात करें बाकी मैनचेस्टर, बर्मिंघम वगैरह में, हल में, कार्डिफ, वेल्स के अंदर तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी वहाँ तो काफ़ी कम हो जाता है, वहाँ पे 600 तो में आपका काम हो जाता है इज़िली, ठीक है ना? बट आपको ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी अपने निकालने हैं, आपको अपने फाइनेंशियल्स भी अपने एजुकेशनल भी देखने हैं आपने, तो आपको यहाँ पे अच्छा अब यहाँ जॉब पे आते हैं, अब उसको अर्निंग कैसे करें? यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को 20 आवर्स अ वीक अलाउ होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हर कंट्री में होता है। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है। अबे तो मोस्ट कॉमन है। तो आपको 20 आवर्स अलाउ है एज़ अ स्टूडेंट वो आप काम कर सकते हैं लीगली एनीथिंग दैट यू वांट। उसमें ऑब्वियसली अर्निंग पे कैप नहीं है, आवर्स पे कैप है। बाकी ये है कि आपकी मिनिमम वेज यहाँ पे अभी बढ़ी है 11 पाउंड्स 40 पेंस हो चुकी है यहाँ पे पर आवर बट दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एज एज़ वेल। आपकी एज बहुत कम है तो आपको ऑब्वियसली रेट कम मिलता है। बट ऑन एवरेज आपको 11 पाउंड्स 40 पेंस जो है आपको मिनिमम मिलेगा। तो आप उस हिसाब से लगा लें। अगर आप 1140 को मल्टीप्लाई करते हैं 80 से तो ये अराउंड 900 कुछ मेरे ख्याल से बनता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो आप मैक्सिमम आपकी अर्निंग ये बन जाएगी। ठीक है ना? क्या अ, इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसमें ये जो है इतनी जो आवर्स अलाउ हैं तो इसमें आपकी मैनेज हो जाता है? अगर देखिए 2 चीज़ें हैं जिसमें मैं बड़ी क्लियर बात करूँगा। अगर आपके सारे एक्सपेंसेस क्लियर्ड है, हुँ, आपकी हुँ। यूनिवर्सिटी की फीस पेड है तो आपकी ये एक्सपेंसेस इजीली मैनेज हो जाएंगे। आपके पास बल्कि एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। आप जो है एक अच्छी डिसेंट लाइफ भी गुजार सकते हैं और आप जो है अपनी पढ़ाई भी इंजॉय करेंगे। आप घूमना फिरना भी कर सकते हैं। आप जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। बट अगर आपने अपनी फीस भी निकालनी है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता ही है।
रहता ही है, तो उसमें तो आपको फिर नहीं हो सकता ये। 20 आवर्स में अगर आप काम करेंगे, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं निकाल सकते। यही तो उसके लिए हमारा पॉइंट अभी है कि इस तरह फिर जो जो लोग मैनेज करके चले यूके आ गए जी, किसी ने लोन ले लिया, किसी ने उधार ले लिया, वो पहुंच गया, उनका माइंडसेट ये है। और जो मैंने लोगों से बात की है और देखता हूँ कि वहाँ उनका माइंड से ज्यादातर का यही होता है कि भाई हम यूनिवर्सिटी की फीस वहाँ जॉब करके निकाल लेंगे। तो उसकी जो रियलिटी है वो कितनी हद तक ये बात सच है? देखिए, इसमें यूनिवर्सिटी की फीस निकल जाती है, मगर देखिए इसमें देखिए 2 पहलू हैं इसमें। इसमें लीगल पहलू भी शामिल हमें करना पड़ेगा। देखिए आप हम आए यूके में, यूके इज़ एन लॉ, मतलब अगर हम लॉ की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो यूके नंबर 1 पे आता है नॉर्मली। यूके कह लें, यूरोप कह लें, जस्टिस को अपहोल्ड करने में, ठीक है ना? तो यहाँ पे लीगैलिटीज को भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे लोग अंडर द टेबल काम करते हैं, कैश इन हैंड काम करते हैं, जो कि इलीगल है। बट फिर उसमें फिर इस पे रिस्क भी होता है, पकड़े भी जाते हैं इमिग्रेशन। यहाँ जो बॉर्डर पेट्रोल के लोग हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, उनका रोज का काम होता है, रोज से केसेस होते हैं जिसमें वो जाते ये हैं। ये तो पॉसिबल है। रास्ते ये रास्ता तो फिर गिवन रास्ता तो नहीं है ना, ये क्या आप गिवन, अंडर बिल्कुल गिवन रास्ता नहीं है, तो मैं ये भी बताइए कि अगर आप पकड़े जाते हैं मिसाल के तौर पे कैश पे जॉब करते हुए एक्स्ट्रा आवर्स में, तो उसकी सजा क्या है या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं? उसमें बिल्कुल बहुत अच्छा आसान रास्ता, वो आपको बड़े प्यार से आपको बाहर लेके आते हैं, आपको जहाँ से आपको पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई देखो, वो जहाँ पे हम्म रास्ता जा रहा है, वहां से हम्म। बस पकड़ो, वो उसमें बैठाएंगे, आपको एयरपोर्ट पहुंचाएंगे, और एयरपोर्ट से अच्छा फिर अच्छा आपको इसमें फिर नहीं बिठाएंगे आपको। एजुकेशनल कैंसिलेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट डिपोर्ट है, आप ही बताने। इसमें डिपोर्ट होती है आपका बेसिकली। आपको जो वीजा मिलता है वो आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है। यूनिवर्सिटी बेसिकली स्पॉन्सर करती है, होम ऑफिस को बोलती है भाई, होम ऑफिस, ये फलां बच्चा है मारूफ अख्तर, इसको मैं वीजा दे रही हूँ, और इसको वीजा, आप इसको बिना वीजा दे दें, इसको हम पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं, ठीक है ना? उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से होता है कि आपको 20 आवर्स ज़्यादा अलाउ नहीं होता है, और आप उसमें भी जैसे कि कुछ खास फील्ड है उस पे काम नहीं कर सकते, बट 99% आप सारे काम कर सकते हैं। नॉर्मली लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए जो भी है। हाँ। तो ये है कि आप वो 20 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते ड्यूरिंग स्टडी। ऑब्वियसली आफ्टर स्टडीज आपको यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो टर्म आपको जो हॉलीडे ब्रेक मिलता है उसमें आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। 40 आवर्स भी यहाँ अलाउ नहीं होते, यहाँ तो आप 45-60 कर लें ड्यूरिंग योर, जो आपको 3 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आप, अगर आपको बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ लिया, तो आपका वीजा वायलेट होता है, आप ब्रीच कर रहे हैं आपकी कंडीशंस को, एंड दे जस्ट डिपोर्ट यू, आपका वीजा कैंसिल होता है, एंड दे जस्ट सेंड यू होम। तो बहुत रिस्की होता है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। तो जैसे कि आप लोगों ने सबने सुन लिया, मारूफ ने बहुत क्लियरली चीज़ को डिफाइन किया है कि अगर आप में से कोई भी प्लानिंग कर रहा है यूके जाने की और ये सोच रख रहा है कि भाई मैं अंडर द टेबल काम कर लूंगा, यूं कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो हकीकत से इंसान को बिल्कुल होश नाखून लेने चाहिए। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें जिसमें कल को आपको रिग्रेट हो, और हेल्प लें किसी की, सीधा काम करें ताकि कल को आपको इस बारे में रिग्रेट ना हो। तो इस चीज़ से आप बचें। Thank you so much, Maru, for answering this question, and I think it's very informative for the audience that they are planning to go to UK. अच्छा ये बताएं कि आपने मास्टर्स, जैसे आपने बताया कि आपने कर लिया है मास्टर्स, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और यूके के एजुकेशनल सिस्टम को अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से, तो आप इसके बारे में क्या बात करेंगे? ये देखें, ये जो दो अलग अलग दुनिया है ना, एक पाकिस्तान और राइट। यूके, इनका एजुकेशनल निज़ाम में ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा। अ, बिल्कुल। यूके का निज़ाम, पढ़ाई वही है। पढ़ाई कोई ये कोई मार्स की पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे, या पाकिस्तान में यही पढ़ाई पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। मसला आता है टीचर्स का। जो पढ़ाने वाला है ना, उसमें बात होनी चाहिए। पाकिस्तान में टीचर्स की कमी है, अच्छी टीचर्स की कमी है। तो वो वही चीज जो गोरे पढ़ा रहे हैं ना, वो तरीके से पढ़ा रहे हैं हमको। तो यहाँ के मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट वाज़ फ्लॉलेस, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग लाइक समथिंग लाइक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड लेवल। बट ये कि मुझे बहुत अच्छी डिसेंट पढ़ाई करने को मुझे मिली। अच्छे लोग थे, मटेरियल सारा मौजूद था, लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते थे। जब मैं जाता था, पोर्टल पे जाया, कोई लेक्चर मेरा मिस होता था या मैंने दोबारा पढ़ना है उसको, तो मैं जाके उसको मैंने पढ़ लेता था। इवन की ट्रांसक्रिप्शन ही मौजूद होती थी।
तो और सारे मटेरियल, सारे टेस्ट, सारी चीज़ें होती थी। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। तो आपको मटेरियल हर चीज़ अकॉर्डिंग क्लास लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। यहाँ पे मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा लोगों को यूके आने के लिए, अगर वो यूके आना चाहते हैं। बट हाँ, एक्सपेंसेस अपने 1 साल के अगर मास्टर्स पे आ रहे हैं, तो 1 साल के एक्सपेंस अपने निकाल कर आएँ, देकर आएँ। आपको कुछ भी करना पड़े, 1 साल का खर्चा निकाल कर आएँ, फीस देकर आएँ। उसके आपको फिर उसके बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, उसमें आपने ऐश करनी है। वो उसमें आपको ऐश होगी इंशाल्लाह। तो 1 साल के वो मुश्किल का वक़्त है, उसके बाद लाइफ ईज़ी है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सवाल जो मेरा मारूफ आपसे ये है कि ये बताएं कि कौन सा ऐसा एक्सपेक्ट है जो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई थिंक द फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इन द यूके वो है यहाँ का कल्चर। जैसे पढ़ाई का मैंने ज़िक्र किया, पढ़ाई तो देखिए सेम है हर जगह। असल है कल्चर जो कि मेरा सबसे बड़ा सही। इम्पोर्टेंट पॉइंट था टू चूजिंग द कंट्री। तो यहाँ का मुझे कल्चर ने बड़ा भा किया मुझे हम्म। कल्चर। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अच्छे बुरे देखिए हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी बुरे लोग मौजूद हैं, बट अच्छे लोग यहाँ ज्यादा मौजूद हैं। यहाँ पे लोग ख्याल रखते हैं, कल्चर अच्छा है यहाँ का। फिर ये है कि यहाँ सपोर्टिव यहाँ पे लोग बहुत हैं। फिर एक और एस्पेक्ट है जो कि आई थिंक मुझे उसको साइडलाइन नहीं करना चाहिए, वो है यहाँ का खाना। तो यहाँ पे हमारे देसी माशाल्लाह साउथ एशियंस बहुत है यहाँ पे। तो वो हर जगह मिलेंगे आपको, यहाँ के हर कल्चर के आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हलाल खाना आपको मैं बताऊं यहाँ पे हर जगह मिल जाता है। लंदन में, सेंट्रल लंदन में मैं हैरान हूँ कि सेंट्रल लंदन में इतना हलाल खाना मौजूद है कि गोरे गोरे खाना खा रहे हैं। तो खाना यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। चलिए, ये तो बहुत कल्चर अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ रहने में तो कोई इश्यू नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ की लाइफ एंजॉय करने वाली लाइफ है यहाँ का। हाँ, मौसम का थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, यहाँ पे डिप्रेसिंग मौसम है यहाँ का थोड़ा सा। यहाँ बारिशें बहुत होती हैं क्योंकि सराउंडिंग यहाँ पे जो है, क्योंकि बहुत बड़ा आइलैंड है यहाँ। तो आइलैंड ही है यूके एक तरह से देखा जाए तो। तो बारिशें यहाँ बहुत होती हैं। मौसम थोड़ा सा एक बुरा है यहाँ का, बट उनके लिए बुरा है जो जो ड्राइविंग वगैरह ज्यादा करते हैं। अगर आप चलने फिरने वाले आदमी है तो उनका आप बाकी बारिश को भी यहाँ के एंजॉय करेंगे। एक सवाल मेरा जो अभी मेरे जहन में आया कि मैं आपसे पूछूं, इसके बाद जो हमारा सेशन है वो उसके में हम एक गेम खेलने वाले हैं। आपने कौन सा स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी ली है? स्टूडेंट वीजा के बाद वापस आ जाते हैं पाकिस्तान, और उसके बाद क्या होता है? अच्छा, अब ये है कि ऑब्वियसली अब हमने पाकिस्तान छोड़ा यार, तो या अब जो भी अपना मुल्क छोड़ते हैं, मेजोरिटी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि यार हमने वापस नहीं आना, अभी हमने बहुत टाइम बाद आना है। क्योंकि हमने अपने सही। आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, सीधी बात है। मैंने अभी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है जब भी मैं मुल्क से छोड़कर आया हूँ। और मेरा भी इरादा नहीं है कि मैं अभी एटलीस्ट 25 साल तक तो मैं नहीं जाने वाला पाकिस्तान, शायद एटलीस्ट प्रॉपरली बात 25 की साल में जाए। आप एक दफा भी नहीं जाते नहीं, वैसे घूमने फिरने तो जाएंगे, बट मैं रहने की बात कर रहा हूँ प्रॉपर, हैं? जिसमें आपकी आप आपने रहने तो की बता बात ही दिया हमें कि अपनी आप लाइफ साल में। नहीं है कि कराची में आई मिस कराची की चाहे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं अब स्टूडेंट, अच्छा मैं शायद स्टूडेंट वीजा पे आया हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट वीजा होता है, कोई खास उसकी कैटेगरी नहीं होती। बस कैटेगरी होती है बैचलर्स, मास्टर या किस आप चूज करें, आप करें थी। तो आप अपने मास्टर्स कर लिया, आपने पढ़ाई कर ली अपनी, जो भी आपने बैचलर्स कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, जो कि इसमें ये होता है कि आपको 2 साल तक आप जो चाहे काम कर सकते हैं, जो अपनी फील्ड से रिलेटेड है, जो भी है आप करें। एंड आफ्टर दैट यस यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। नाउ टू व्हाट यू हैव टू डू टू स्टे इन दिस कंट्री, उसके लिए आपको दो तीन चीजें हैं, दो तीन कैटेगरीज हैं बहुत सारी। सबसे पहला तो है, या तो आप शादी कर लें, तो आपको 5 साल का परमिट मिल जाता है। आप या तो स्पॉन्सरशिप ले लें जॉब की। आपको यहाँ बहुत सारी कंपनीज है जो आपको जॉब ऑफिस जॉब स्पॉन्सरशिप देती हैं, जिसको वर्क परमिट भी कहा जाता है यहाँ पे। तीसरा, आप सेल्फ स्पॉन्सर भी अपने आप को कर सकते हैं कि आपने खुद अपना अपने क्या बिजनेस खोला, और आपने अपनी इतनी इनकम शो कराई कि यार मैं अपने आप को सैलरी दे रहा हूँ, इतनी दे रहा हूँ कि काफी दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रहा हूँ। और इन द फ्यूचर मैं लोगों को हायर भी कर सकता हूँ। तो और चौथा एक और वीजा होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट लेके भी आप ना वीजा ले सकते हैं। वो मिनिमम 50,000 पाउंड उसकी इन्वेस्टमेंट होती है मिनिमम। उसमें आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, प्रॉपर बिजनेस, जिसमें आप लोगों को हायर करते हैं और इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें भी आपको वीजा मिल जाता है आपको ना। तो ये है कि ये चंद तरीके हैं जिससे आप रह सकते हैं। और लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने ये भी देखा है कि आपको जो है वो स्पॉन्सर जॉब एक चाहिए होती है, अगर आपको यहाँ यूके में आफ्टर स्टडी स्टे करना है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या चीज़ है, और अगर वो ना मिले तो क्या होता है?
देखिए जैसे मैंने बताया कि 4-5 तरीके हैं स्पॉन्सरशिप लेने वीज़ा लॉन्ग स्टे रखने के लिए। उसमें से एक है स्पॉन्सरशिप ऑफ जॉब। तो उसमें ये होता है कि आपको एक कंपनी हुँ, हायर करती है 5 साल के हुँ, लिए कि भाई कि मैं होम ऑफिस को कहती है भाई ये सलीम है, इसको मैं हायर कर रही हूँ और 5 साल तक मैं इसकी इंश्योरेंस भी मैं दूँगी और इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फीस भी मैं दूँगी। इसको मैं ह जॉब पे रख रही हूँ भाई। तो ये मुझे बंदा चाहिए, बहुत अच्छा है, ये बहुत कैपेबल है, अच्छा स्किलफुल है वगैरह। तो जो होम ऑफिस है वो परमिट देता है कि यस आई एम अलाउइंग दिस कंपनी XYZ कंपनी टू हायर दिस ABC पर्सन फॉर 5 इयर्स। तो उसमें स्पॉन्सर आपको मिल जाता है, आपको 5 साल का वीजा मिल जाता है, तो फिर आप यहाँ पे परमानेंट स्टे कर सकते हैं इजीली आप। तो आप हमें ये भी बताएँ कि जॉब मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है आजकल? कितनी जॉब मार्केट चल रही है? क्या बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है पढ़ने के बाद? और इसके बारे में बताएँ और कौन-सी ऐसी जो स्किल है जो इट्स वेरी फेमस इन यूके? अच्छा देखिए यहाँ पे जॉब मार्केट अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों है। अब डिपेंड करता है आप रहते सही। किधर हैं। अब देखिए आप लंदन की बात करें, लंदन इज वेरी कम्पिटिटिव। लंदन में तकरीबन 196 हुँ। मुल्क के लोग रहते हैं यहाँ पे, जो किसी वर्क वीजे पे आया हुआ ओह! है, कोई स्टूडेंट वीजा पे आया हुआ है, सही है ना। तो यहाँ पे हर कोई आया हुआ है। तो जॉब मार्केट लंदन की बुरी भी नहीं अच्छी भी नहीं, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे हमारे मेरी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। स्किलफुल बंदे की हर जगह डिमांड होती है। अगर आप स्किलफुल हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी इजीली, ठीक है। हाँ आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है यहाँ पे। ऑब्वियसली देखिए एक्सपीरियंस, जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे अभी आपने बताया स्किल सेट वाला इंसान जो है वो नाकाम नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी स्किल जो इन डिमांड है यूके में ये बताएँ? जैसे आईटी है, अच्छा, डॉक्टरेट है, बिल्कुल। मार्केटिंग है, कौन-सा ऐसा ये- प्रोग्राम? यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है क्योंकि NHS जो है यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसका काफी बैकलॉग है, क्योंकि यहाँ पे यूके में काफी लोग आए कोविड के बाद। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जैसे मेरे खुद आने की वजह यूके थी, क्योंकि बाकी कंट्रीज के इशू चल रहे थे। जो यूएस का हुँ, मसला चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर बंद है, कनाडा वीजा नहीं दे रहा, तो हर कोई यूके आ रहा था, दबा के लोग हुँ, यूके आए, मैं भी यूके आ गया। तो जब लोग ज्यादा आएंगे तो उनके जो हेल्थ सिस्टम में बहुत फर्क पड़ा, वो बहुत बोझ पड़ गया, वो बैकलॉग ही पूरा नहीं हो रहा इन लोगों से। वो डॉक्टर्स है नहीं इनके पास, नर्सेज है नहीं इनके पास, अपॉइंटमेंट चाहे मिल नहीं रहे यहाँ पे। आपका हार्ट टूट गया और आप इमरजेंसी में चले गए, वो बोलते 4 घंटे वेट करो। मतलब इससे अच्छा भाई निजाम तो पाकिस्तान में है, इससे अच्छा निजाम तो हमारे कराची में मौजूद है, जहाँ पे आप पैसे देके भाई बहुत अच्छा है, हमारा हमारा भाई बेहतरीन है। हम इंश्योरेंस ही देते हैं, वो हमारी गलती है। बट यहाँ इंश्योरेंस दे के भी लोग यहाँ मार राइट। खा रहे हैं, और प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे। एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट हॉस्पिटल। मेडिकल आपके मुताबिक मेडिकल इन वेरी हाई इन डिमांड बट क्या आप समझते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग मेडिकल में इतने नहीं हैं। अगर हम सेकंड किसी ऑप्शन की बात करें मेडिकल के बाद, तो वो तो कौन-सा वो ऐसा स्किल है तो जो वो आप लोगों को करना चाहेंगे? आईटी है। आईटी ऑब्वियसली देखिए हर जगह डिमांड है। आईटी में भी एआई का बहुत बूम आया हुआ है, तो एआई में भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, बट उसमें जॉब्स जा भी रही हैं। पर देन अगेन एआई के लुकों में जॉब्स क्रिएट हो रही है। एआई में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है, यूरोप में भी बढ़ रही है। टेक में लोगों की काफी डिमांड है। मगर बाकी जो जेनेरिक जॉब्स हैं जैसे कि आपका सप्लाई चेन वगैरह, वो तो देखें एक वो बड़ी सैचुरेशन है उसके अंदर। मैनेजमेंट साइड की बात करें तो वो तो आप अवॉइड ही करें। थैंक यू सो मच फॉर डिफाइनिंग ऑल दिस क्वेश्चन एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अब वक्त हुआ है कि हम आपके साथ खेलेंगे गेम और गेम का नाम है आधा अधूरा करो पूरा। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस गेम, दो लोग मिलके किसी भी टास्क को पूरा कर सकते हैं। अगर कोई जिंदगी में कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है, और अगर कोई इस काबिल है कि वो किसी की हेल्प कर सकता है और दूसरा इस काबिल है कि वो हेल्प ले सकता है, तो एक दूसरे की मदद करके, और इस पॉडकास्ट का मतलब यही है जो रियल एक्सपीरियंस लोगों के वो पहुंचाएं ताकि वो उससे कुछ ना कुछ हासिल करके और अपनी जिंदगी में जो डिसीजन पे वो अटके में इस इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में ऐड ऑन करके डिसीजन ले सकते हैं। तो आपके सामने एक एक करके 3 तस्वीरें आएंगी। उस तस्वीर को देख के आप कोई एक वर्ड, कोई एक स्टेटमेंट, फनी, सीरियस, मोटिवेशनल कुछ भी आप बोल सकते हैं और उस स्टेटमेंट को फिर मुझे सेकंड करना पड़ेगा। उसके बाद मैं भी कोई ऐसे स्टेटमेंट बोलूँ जो उसके साथ मिलके आपके वाली स्टेटमेंट को पूरा करे। ये पहली पिक्चर आपकी स्क्रीन पर। तो ये है ब्लैक बोर्ड। जी मारूफ, क्या ओके। बोलेंगे इसके बारे में? और आपकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, और स्कूल लाइफ एक बड़ा गोल्डन पीरियड होता है इंसान की डेवलपमेंट का।
So बड़ा एक Right. cherishing I think it's a memory. It's my turn, and I think I'm gonna say it doesn't matter that if things are not going in your life as colorful as you want. जैसे हम ये ब्लैक बोर्ड की मिसाल ले रहे हैं कि चौक वाइट है, बोर्ड ब्लैक है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रही है, लग रही है और आप सोच रहे हैं कि ये ऐसी फ्रूटफुल और कलरफुल नहीं है Hmm. जैसे आप चाहते हैं, तो आप हिम्मत मत हारें। आप इस ब्लैक बोर्ड की मिसाल देखें और इससे सीखें। नेक्स्ट पिक्चर जो है मारूफ, ये आपकी स्क्रीन पर एक खुला हुआ बॉक्स। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये एक एम्प्टी बॉक्स है और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है टू फिल इट विद एनीथिंग। अब वो या तो मैं इसमें या तो मैं बुरी चीजें रख सकता हूँ या अच्छी चीजें रख सकता हूँ जिससे मुझे फायदा हो या नुकसान हो। सो डेफिनेटली आई विल फिल अप विद अगर ये मेरे माइंड में बॉक्स है तो मैं इसको डेफिनेटली फिल करूंगा विद ब्यूटीफुल मेमोरीज विद माय फैमिली ऑफ माय चाइल्डहुड मेमोरीज और अच्छी चीजें जो मुझे फायदा दे। Excellent answer. Now it's my turn. Based on this open box, I think this box is definitely demonstrating to think out of the box. For me, अगर ये बंद है तो आप नहीं देख सकते कि इसके अंदर क्या है। सिमिलरली अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं अपने आप को देखेंगे तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि आपके अंदर क्या है। जितने लोग वहां इस चीज को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और अपने अंदर देखें कि आपके अंदर कौन सी ऐसे स्किल हैं, ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसको अभी तक आपने देखा नहीं है और खोला नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे इस बॉक्स से ये सीखने को और बोलने को मुझे आज मौका मिला। तो हम बढ़ते हैं इस गेम की आखिरी तस्वीर की तरफ और वो है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से मुझे याद आता है अगेन मेमोरीज ऑफ स्पेंडिंग टाइम टू गेन नॉलेज। यू नो आपका वो खास टाइम होता है जब आप अकेले होते हैं और फिर आप अपनी पसंदीदा किताब की तरफ जाते हैं। सो आई थिंक हाउ आई वुड रिलेट इज टू choosing choices that benefit you in life बजाय कि अब आप ओपन वर्ल्ड में ये भी एक लाइब्रेरी है आपकी। ये आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है इन अगर ये डिफरेंट बुक्स हैं अगर आप काम पे जा रहे हैं या कोई भी आपके लोग हैं ये भी बुक्स ओपन बुक्स है ये। So how you indulge with them, how you choose them, you know, it's all up to you. Do you want to go for a good book? Do you want to go for a bad book or someone mysterious? जो भी है तो ये एक I think that's how I view it. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नाउ इट्स माय टर्न। आई थिंक आई एम गोना से जैसे बहुत एक मशहूर इंसान ने बात कही है कि एक पढ़ा लिखा माशरा जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ बढ़ता है। आई थिंक हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, हमारे पाकिस्तान, हमारी कंट्रीज़ को, हमारे लोगों को, कि वो अपनी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएं और नॉलेज से, इल्म से जो है एक अच्छा माशरा बनता है और एक अच्छे माशरे से एक अच्छा मुल्क बनता है। Hmm. तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस गेम विद अस। गोइंग टुवर्ड्स द एंड, मारूफ ये हमारे पॉडकास्ट का एक रूल है कि एंडिंग के वक्त और अख्ताम के तौर पर जो भी हमारे गेस्ट होते हैं वो एक सेंटेंस या अपनी एक लाइन या एक मोटिवेशन उन ऑडियंस को जो इस पॉडकास्ट को देख रही है देते हैं। तो आप ऐसी कौन सी बात हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे जिसको वो याद रखें और आपके एक्सपीरियंस से उस चीज़ को सीखें? यहाँ पे आने के बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मेरे कैरेक्टर में काफी चेंजेस आए हैं। मेरी लाइफ को जिस लेंस से मैं देखता हूँ उसको भी काफी बदला है। तो जो मैं एडवाइस देना चाहूंगा लोगों को, यंगस्टर्स को या अपने साथ के लोगों को कि जो भी काम कर रहे हैं दिल से करें। क्योंकि जब आप कोई भी काम दिल से करेंगे तो आप में वो स्किल्स आएंगी, प्रॉपर आएंगी, वो पॉलिश होंगी स्किल्स। जब वो स्किल्स पॉलिश होंगी तो आप अच्छा रिजल्ट देंगे। जब अच्छा रिजल्ट देंगे so you will be high in demand. People will want to work with you, people will want to be with you. तो अगर आपको वो चाहिए तो आप 100% डेडिकेशन के साथ काम करें। जब वो करेंगे तो लाइफ will be good इंशाल्लाह eventually. Thank you so much for giving a very good advice, and I really appreciate your time. It was very nice talking and a good information that you shared with us today. Once again, thank you for joining us today, Maruf.
थैंक यू, सेम हियर, प्लेजर इज़ माइन।